हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास हमारी। तो आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हमारा है डे 26, यानी हम 26वें दिन पे पहुंच चुके हैं। तो आज के 26वें दिन में हमारा आज का टॉपिक है 3 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए फटाफट से मैं टॉपिक करा रही हूँ। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो जल्दी कवर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम 3 टॉपिक करेंगे, नहीं तो 2 टॉपिक करेंगे। वैसे कोशिश तो मेरी यही है कि मैं 2 टॉपिक कवर करा दूँ। तो पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको इसके नोट्स कराती हूँ और उसके बाद मैं पीवाईक्यू कराती हूँ। और पीवाईक्यू में मैं टाइम लेती हूँ। मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे देखते हैं वो ये जानते होंगे कि मैं पीवाईक्यू आराम से कराती हूँ। तो फटाफट से हमें ये अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और पीवाईक्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टडी विद अनु में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी भी हेल्प हो, दूसरों की भी हेल्प हो सके और मेरी खुद की भी हेल्प हो सके। तो चलिए पढ़िए और पढ़िए। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मेरे 3 वीडियो दिन में आते हैं। तो एक सुबह 8 बजे आता है मॉर्निंग में, एक दोपहर को 12 बजे आता है और एक शाम को इवनिंग में आता है 4 से 5 बजे के बीच में। कभी 4 बजे मैं देती हूँ, कभी 5 बजे। तो आपका उसमें एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आता है। फिर दोपहर को फिक्स है कि क्रॉनिकल सीरीज आएगी, जो कि मैं मई मंथ की करा रही हूँ। और शाम को आपकी पॉलिटिकल साइंस आती है। तो सभी को देखिए। और एक दिन में 3 वीडियो डालने का यही है कि एग्जाम पास है तो जल्दी जल्दी करा देते हैं और आगे भी नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट कराऊंगी। तो अब मैं जल्दी ही हिंदी शुरू करने वाली हूँ, साइंस शुरू करने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी शुरू करने वाली हूँ, जो कि मैंने सोचा है कि मैं यूथ कंपटीशन की, मतलब जो यूथ वाली जो आपकी बुक है उससे कराऊंगी। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कराने हैं, उसमें नोट्स नहीं होंगे। तो पीवाईक्यू और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आता है ना उसमें, जो न्यू बुक आई है अभी 2024-25 की, तो मैं वो कराने वाली हूँ। तो फटाफट से ये कंप्लीट करते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तो उसके बाद ही मैं वो करवा पाऊंगी और बाकी क्रॉनिकल हमारी चलती रहेगी। तो मई मंथ की खत्म होने के बाद मैं उसके बाद अप्रैल मंथ की शुरू कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम ना वेस्ट करके शुरू हो जाते हैं फटाफट से। और फटाफट से पढ़ लेते हैं, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो हमें यहाँ ये तो पता चल गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको समाजवादी पार्टी भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1934 की। तो ये डेट याद रखनी है, ठीक है। तो मई 1934 में पटना में, कहाँ? पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। ठीक है, मैं यहाँ बता दूं कि मेरे बैकग्राउंड वॉइस पर बिल्कुल भी मत जाइए। नॉइस आती है क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे नॉइस आती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप मेरे वॉइस पे फोकस करिए, बैकग्राउंड को इग्नोर करिए। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आता ही आता है, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ पर नॉइस आती ही आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये पता चला कि मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई और जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां और कार्यप्रणाली तय की गई। ठीक है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो ये याद रखना है, एक सेकेंड, ये याद रखना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव, ठीक है, तो महासचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण बने। ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लोकनायक नाम से। ठीक है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। ये मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे ये सारे फटाफट से हमारा छोटा टॉपिक था तो हमारे नोट्स फिनिश होते हैं। अब चलते हैं इसके फास्ट फॉरवर्ड में पीवाईक्यू करने में, ठीक है। तो चलिए पीवाईक्यू कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ाऊँगी, अगर नहीं पढ़ाना होगा तो मैं आपको उसके बारे में बताती जाऊँगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई भाई, कहाँ हुई, सॉरी। तो पहली बैठक हुई थी पटना में। हम ये पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ मई 1934, ठीक है। ये देखो मैं बताती हूँ। तो कहाँ हुई, पहली बात तो ये हुई है पटना में, ठीक है। और अब मैं डेट बता देती हूँ, मई 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई और अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियों एवं कार्य प्रणालियाँ जो है वो तय कर दी गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई, तो अभी हमने देखा 1934 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 3 कथन है इसमें, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलो भाई विचार कर लेते हैं। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो स्थापित करना चाहती थी, ऐसा भी नहीं था। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, नहीं भाई ऐसा भी नहीं था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अपवंचन का, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो स्थापित करना इनका कोई भी लक्ष्य नहीं था, ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। और समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत कभी भी नहीं करी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो हमने अभी पढ़ा था कि कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता एक तो जयप्रकाश नारायण थे, दूसरे आचार्य नरेंद्र देव थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, और महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। तो कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना 1934 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक एक तो आचार्य नरेंद्र देव थे और दूसरे कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। अन्य सदस्य कौन थे, तो अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है। यही ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो भाई कौन कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे और कौन थे, और एक आचार्य नरेंद्र देव थे। तो यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव भी हैं और जयप्रकाश नारायण भी दिए हुए हैं, दोनों दिए। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ए और सी, ये भी होने चाहिए और ये भी। अच्छा इसमें सी दिए हुए हैं, तो चलो देख लेते हैं भाई क्या लिखा है। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक में, अच्छा ठीक है, प्रमुख थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जयप्रकाश नारायण को ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है, तो भाई लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो अभी मैंने बताया जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, तो 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर चलो विचार करते हैं भाई। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो बात एकदम सही है। ठीक है, इसको समस्त भारत में वृहद व्यापारी समुदाय का सहयोग मिला था। तो ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट, तो मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। ये मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि इस मैनिफेस्टो को वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला है, अतः प्रश्नगत दोनों कथन जो है वो सही है। तो हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म और अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक के। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। तो प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1937 में। ये डेट हमें याद रखनी है। चलिए अब इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, कहाँ पर? तो भाई 5 प्रांत कौन से थे? मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटों पर सीटें मिली। ठीक है, बिहार 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें मिली कांग्रेस को। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें। संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त किया। ठीक है, कांग्रेस ने। कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ कारजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 और फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। हमारे ये जो है ना नोट्स फिनिश हो चुके हैं, तो पीवाईक्यू हम फटाफट से कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने तीसरे टॉपिक पे। तो आई होप आपको ये सब
फास्ट फॉरवर्ड में समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम एक तरीके से ये रिवीजन सीरीज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो हम सबको पता है 3 जगह पर पूर्ण बहुमत उन्हें नहीं मिला था। अभी हमने पढ़ा था कि जो है पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ पर नहीं मिला था। तो आपको पूर्ण बहुमत जो है बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं मिला था। अभी हमने पढ़ा था ये बात को, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ कहाँ नहीं मिला था? बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आपका पंजाब दिया हुआ है, ठीक। तो पंजाब में आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत जो है वो किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो भाई 3 जगह नहीं प्राप्त किया, बंगाल, पंजाब और सिंध में। तो उसमें से क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बंगाल दिया हुआ है, ठीक है। 1937 के चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अभी हमने बताया था कि बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कौन कौन से प्रांत थे वो, ये भी याद कर लेते हैं हम। तो मद्रास था, ठीक है, बिहार था, ठीक, इसके अलावा आपका उड़ीसा था, ठीक, और मध्य प्रांत एवं बरार था। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मध्य प्रांत एवं बरार था, ठीक है। और क्या था? और संयुक्त प्रांत, यानी कि हमारा यूपी था, ठीक है। इतने थे, ठीक है। तो ये 5 हो गए, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है। ये थे जहाँ पर इनको बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो भाई मंत्रिमंडल कहाँ कहाँ नहीं बना? तो सीधी सी बात है कि मंत्रिमंडल जो है वो आपका कहाँ कहाँ नहीं बना? जहाँ जहाँ पे उन्हें बहुमत नहीं मिला। तो भाई देखो, बंगाल में नहीं मिला था और पंजाब में नहीं मिला था और इसके साथ साथ सिंध में भी नहीं मिला था, 3 जगह पर, ठीक है। तो 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन हमने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट, वो कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? तो भाई पूर्ण बहुमत जो है वो कहाँ कहाँ नहीं मिला था? तो 1937 के निर्वाचन को बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, वो प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो भाई बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई, इसके अलावा इन्होंने पंजाब में नहीं बनाई, ठीक है, सिंध में नहीं बनाई, ये 3 जगह तो बिल्कुल ही नहीं बनाई, ठीक है। तो जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए हैं और ये है मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो भाई 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और वो प्रांत कौन से थे? तो वो थे मद्रास था, बंबई था, मध्य प्रांत था, ठीक है, संयुक्त प्रांत था, उड़ीसा, बिहार था, ठीक है। तो बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत में असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तर पत्र में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है भाई, ठीक है। तो निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो भाई पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ और सिंध में नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट,
बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि लर्न हो जाए। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो भाई 28 महीने का कार्यकाल था। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए 28 महीने का था कार्यकाल, और 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित हुए थे। याद कर लीजिए वापस से, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। ठीक है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो अभी हमने बताया था 28 महीने। कितने महीने? 28 महीने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 को। कब मनाया? 1939 को। नेक्स्ट, एक सेकेंड। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो भाई भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। किसको सौंपा गया? रफी अहमद किदवई को सौंपा गया। तो 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो ये रिपोर्ट थी आपकी पीरपुर रिपोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल था। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की सिफारिशों से संबंधित रिपोर्टों का कार्यक्रम, तो पीरपुर रिपोर्ट आपकी है 1938, मैं बता देती हूँ 1938 पीरपुर रिपोर्ट थी। ठीक है, शरीफ रिपोर्ट थी मार्च 1939 की। ठीक है, और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल था दिसंबर 1939 में। ठीक है, बस। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा सेकंड टॉपिक भी फिनिश, और अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक है हमारा कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो इसकी भी डेट याद रखनी है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कब हुआ? तो 1939 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। तो ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में, और ये पहली बार अध्यक्ष बने थे, वो भी निर्विरोध। ठीक है, 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। तो ये याद रखना है कि 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी आपकी हो गई है। ठीक है, ये संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बादल मंडरा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट्स भी फिनिश होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। तो पहला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो भाई कौन निर्वाचित हुए? तो भाई सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और ये 1938
का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। और ये हरिपुरा कहाँ पर है, तो गुजरात में, ये याद रखना है। और ये उस समय निर्विरोध अध्यक्ष बने थे, ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे, तो ये याद रखना है, ठीक। और दूसरी बार कब बने, तो दूसरी बार 1939 में बने थे, त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये निर्वाचित हुए थे। लेकिन इन्होंने उसके बाद जैसे क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। तो कौन बन गया उसके बाद, राजेंद्र प्रसाद बन गए थे त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 1938 में की थी। और कहाँ पर करी थी, तो ये गुजरात में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। पहली बार ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ठीक। नेक्स्ट, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो निम्नलिखित राज्य में स्थित था। तो अभी हमने पढ़ा गुजरात में था, कहाँ था, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ पर है, तो त्रिपुरी कहाँ पर है, तो त्रिपुरी है जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में। और ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पर हराया था और उसके बाद बने थे। लेकिन त्यागपत्र देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बन गए, तो वो बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, तो अभी हमने पढ़ा त्रिपुरी अधिवेशन में। और ये कब हुआ था, 1939 में। और ये कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए, तो वह ये 1939 में हुआ था, ठीक है। और ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इसमें, ठीक। बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे 1939 में, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन के, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। और यहीं पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद कौन बन गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, तो वो था आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद इसके अध्यक्ष हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया, तो ये भाई केंद्रित हो गया कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हो, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे। किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला भी टॉपिक फिनिश हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित से लाभ उठाने का मौका मिलता है, तो ये है भाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इसको बांटें, शेयर करें इसको, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मेरे जितने भी पूर्वावलोकन सीरीज कराई जा रही है पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उसे भी करें, और क्रॉनिकल की मंथली जो मैं करा रही हूँ सीरीज, वो भी करें, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।